हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट कैश फ्लो में किस तरह से करेंगे। अब इस वीडियो में हम जो 3 एक्टिविटीज होती हैं, 3 एक्टिविटीज कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या, इन्वेस्टिंग क्या और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। हम प्रीवियस वीडियो में स्पेशली हमारी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो, फर्स्ट वीडियो थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसमें डिस्कशन कर चुके थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके कैश के फ्लो को शो करता है, इनफ्लो और आउटफ्लो, अंडर द हेडिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। एंड द 3 एक्टिविटीज आर, फर्स्ट एक्टिविटीज व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी ऑपरेटिंग थी, सेकेंड एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड इज व्हाट? द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये 3 एक्टिविटीज होती क्या है और इसमें क्या क्या चीजें कंसिडर होती हैं, ये हम देखें। उसमें देखिए, सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा टिपिकल होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें हम बात करें, ऑपरेटिंग जो वर्ड बनाया है, ऑपरेटिंग वर्ड जो डिराइव किया है फ्रॉम द वर्ड ऑपरेशंस डिराइव किया है। ऑपरेशंस मींस बेसिक फंक्शंस। और अगर हम बात करें व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कोर बिजनेस ऑपरेशंस, अगर हम इसको बोल सकते हैं कि कोर बिजनेस एक्टिविटी, या वी कैन से व्हाट आर द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी मींस जो आपकी बेसिक बिजनेस एक्टिविटी है वो क्या है। भाई, बिजनेस में अगर आप बैठे हो तो आपकी बेसिक एक्टिविटी है सेल, और यहां हम बोल सकते हैं सेल एंड परचेज। तो बेसिक और कोर बिजनेस एक्टिविटी इज सेल एंड परचेज। बिजनेस के अंदर सेल, परचेज, प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द बेसिक और कोर बिजनेस एक्टिविटी और द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। अब जो भी काम आपके ये सेल और परचेज से रिलेटेड है, जो भी आइटम सेल और परचेज से रिलेटेड है, जिनके होने ना होने से, या बोलूं मैं ना होने से आपके इस कोर बिजनेस ऑपरेशन पे इंपैक्ट पड़ता है, दोज आर कॉल्ड एज द आइटम्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। गुड्स का बाय करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गुड्स का सेल करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी हम डिस्कशन कर ही चुके उसमें। अब इसको जो भी चीजें बाइंग और सेलिंग को जो भी एक्टिविटीज फैसिलिटेट करवाती हैं, दोज आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनसे आपका ये कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या होगा? फैसिलिटेट होगा, इजी होगा, स्मूथ होगा। तो वो भी क्या होंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। जो खर्चे इसको स्मूथली करने में काम आते हैं, तो वो कौन से होंगे? हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो इनकम इससे कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होंगी, वो कौन सी होंगी? हमारी ऑपरेटिंग इनकम्स। तो जिनकी वजह से आपके इस ऑपरेटिंग या कोर बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट होने का डर हो, उसको रुकने का या उसके अंदर ब्लॉकेज होने का या स्मूथ ना होने का डर हो, तो दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम्स आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे हम बात करें, मैंने आपसे सेल और परचेज की तो बात कर ली, बिसाइड्स अगर हम इसके अंदर बात करें तो जैसे वेजेस, तो अब वेजेस अगर हम पे कर रहे हैं तो वेजेस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? आप वेजेस किसको पे करते हैं? मजदूर को पे करते हैं, लेबर क्लास को पे करते हैं। अगर लेबर क्लास काम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। बिसाइड्स सैलरीज, आप अपने क्लरिकल स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, सैलरी पे नहीं करेंगे तो क्लरिकल स्टाफ आपके लिए प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो आपके बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन के अंदर क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, हर्डल्स आ जाएंगे उसमें। फाइन। बिसाइड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, टेलीफोन बिल हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, ये सारी आइटम्स जो होती है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसके ना होने से आपके बिजनेस के कोर बिजनेस ऑपरेशन पर या प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर क्या हो सकता है? इंपैक्ट पड़ सकता है। तो वो सारा का सारा किसमें आएगा? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। फाइन। जैसे हम इसके अंदर बहुत सारे जो भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फाइन। अब देखिए, क्या कोई ऐसे एक्सपेंस है जिसके ना होने से आपके बिजनेस के ऊपर, कोई आपके बिजनेस के ऑपरेशंस पर या कोर बिजनेस ऑपरेशन पर या प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ता? ऑफ कोर्स ऐसे होते हैं उसके अंदर। देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मैं एक वर्ड बोलता हूं कि अगर मैंने पैसा अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो अब आप ट्रांसफर करो ना करो, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। कोई कस्टमर ये क्वेश्चन कभी नहीं उठा सकता कि भाई आपने अमाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर क्यों किया, या कम किया या ज्यादा किया। ये उसका लुकआउट है ही नहीं। उसका लुकआउट क्या, भाई तुझे प्रोडक्ट परचेस करना है तो गुड्स परचेस कर, दैट्स इट।
अब बिजनेसमैन कितना भी जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करे, या मैं ऐसा कहूं कितना भी वो डिविडेंड पे करे, डिविडेंड का जो पेमेंट है ये आपके फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर तो इंपैक्ट डाल सकता है, लेकिन आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के अंदर इंपैक्ट नहीं डाल सकता। हम जब भी कोई मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेस करते तो ये नहीं देखते कि क्या इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉपरली डिविडेंड पे किया या नहीं किया, प्रॉपर रिजर्व्स बनाया या नहीं बनाया, डजंट मैटर्स एट ऑल। इनसे कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, मार्केट में क्या उसकी रेपुटेशन है, ये देखा जाता है। जस्ट लाइक एक और होता है, जैसे अगर हम बोले लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अगर आपके पास कोई फिक्स्ड असेट थी और उस फिक्स्ड एसेट को बिजनेस ने लॉस पर बेचा, तो उससे बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिजनेस की कोर बिजनेस एक्टिविटी और प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी नहीं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की आइटम पहचानना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या इस एक्सपेंस से और इस इनकम से हमारे कोर बिजनेस एक्टिविटी या प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट पड़ता है। इफ यस, देन दैट एक्सपेंस विल बी एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड और अगर कोई इनकम है तो दैट इनकम विल बी एन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी था। जैसे मैंने बताया आपको, कोर बिजनेस एक्टिविटी या प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से, ठीक है। और एक बात और, हमारे इन कोर बिजनेस एक्टिविटी और ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी से अगर हमारी कोई एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं तो कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट होंगी? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। एसेट्स में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। जैसे डेटर्स, डेटर्स कौन? जिनको आपने गुड्स सेल किया, और गुड्स का सेल करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री क्या? वो गुड्स जो अभी तक सेल नहीं हुआ, अनसोल्ड इन्वेंट्री, अनसोल्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल का पार्ट है, बाइंग और सेलिंग का पार्ट है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन? जिन लोगों से हमने गुड्स परचेज किया, तो परचेजिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मेजर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ये जो क्रिएट होती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से ही क्रिएट होती है। ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि अभी मैं बताऊंगा आपको बैलेंस शीट में से कैसे हमें उसको सारी आइटम्स को सेग्रीगेट करना, अलग अलग करके चलना उसमें। एनीवे, नाउ कम टू द सेकंड एक्टिविटी, दैट इज व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग जो वर्ड बनाया है दैट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट्स, एंड नाउ दिस टाइम दिस इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट will be considered as a part of cash equivalent, जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। एनीवे, ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजुअली अकाउंटेंसी में लॉन्ग टर्म क्या होता है? फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए। और ऐसा इन्वेस्टमेंट बिजनेस कहां करता है? यूजुअली इन व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स, और इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड एसेट आई कैन से नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर ऐसा इन्वेस्टमेंट बेसिकली बिजनेस करता है। अब नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट क्या? फिक्स्ड एसेट में दो एसेट्स आती हैं, बोथ टेंजिबल है ना, इनटेंजिबल, और एक और मैं लेता हूं उसमें, सॉरी, जिसमें होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये तीन सारी की सारी एसेट्स इसके अंदर आती है। कौन सी? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स व्हाट? जस्ट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है तो किसका पार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का पार्ट है तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इंटेंजिबल एसेट के अंदर कौन सी आ जाएंगी? लेट सपोज गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजीज, लाइसेंस, मास हेड, पब्लिशिंग टाइटल्स, ये सारी की सारी आइटम्स जो होंगी ये सब किस में आएंगी? इंटेंजिबल एसेट्स में। आपको इंटेंजिबल एसेट्स का डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होगी, फाइन। और थर्ड होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए रखे। बिजनेस ने जो भी मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में जो पैसा लगाया है, मार्केट में इन्वेस्ट किया है for long term purpose, that will be called as the part of non current investment। तो non current investment, tangible asset, intangible asset, ये सारी मिलकर किसका पार्ट होंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और वो सब इससे रिलेटेड सारी आइटम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगी। मैं अभी आगे इसके अंदर डिस्कशन कर रहा हूं। नाउ कम टू द थर्ड एक्टिविटी, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वर्ड डिराइव किया फ्रॉम द वर्ड फाइनेंस, और बिजनेस का जो फाइनेंस होता है, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म तो सारा हमने किस में ले लिया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चले गए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गए किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और आई कैन से
दिस इज द एक्टिविटी विच रिलेट्स टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, और आपने पढ़ा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स और क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है इसमें ओनर्स फंड और सेकंड होता है इसमें बोरोड फंड। ओनर्स फंड का मतलब जो पैसा हमने ओनर्स से लिया लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जैसे इसमें वैसे तो तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट आता है इसमें इक्विटी शेयर्स, सेकंड आ जाता है इसके अंदर व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स। वैसे तो इसके अंदर एक रिटेन अर्निंग्स भी आता है, बट रिटेन अर्निंग्स इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो अर्निंग्स होती है वो कहां से अर्न की होती है, फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइन। तो ओनर्स फंड के अंदर ये दो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये बिजनेस को फाइनेंस करते हैं। शेयर होल्डर्स कौन, शेयर होल्डर्स बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, उसकी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या करती है, मार्केट से कैपिटल अरेंज करती है, मार्केट से कैपिटल बोरो करती है। तो ये दोनों जो होंगे इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ये दोनों किसका पार्ट होंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। फाइन। नाउ व्हाट अबाउट बोरोड फंड? तो बोरोड फंड के अंदर क्या आते हैं, हमारे डिबेंचर्स आपके पास आएंगे, इसके अलावा हमारे सिक्योर्ड लोन्स आएंगे, उसके अलावा जो भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगी अदर देन डिवेंचर्स और द सिक्योर्ड लोन्स, ऑल दोस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, बोरोड फंड। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनर्स फंड और बोरोड फंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्विटी वर्ड यूज करते हैं, और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स वर्ड यूज करते हैं। तो ये ओनर्स फंड, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बोथ आर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और बिसाइड्स डिबेंचर्स, सिक्योर्ड लोन्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी थ्री एक्टिविटीज। अच्छा, अब इस थ्री एक्टिविटीज के अंदर मैंने क्या पढ़ा, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब इसके अंदर हम वन बाय वन देखते जाएंगे। देखिए, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आप ये देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन आपको दिया जा रहा है वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। और फिर उसके अंदर हमने पहले डिस्कशन किया था कि कैश के फ्लो दो ही होते हैं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। तो फिर ये देखेंगे कि भाई ये कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो। हमारे पास थ्री एक्टिविटीज है, फिर से हम डिस्कस करें कौन सी, ऑपरेटिंग है ना, सेकंड इज व्हाट इन्वेस्टिंग, एंड थर्ड इज व्हाट फाइनेंसिंग। ओके जी, अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि भाई कोई सी भी एक्टिविटी हो, कैश का फ्लो दो ही टाइप का होता है। फर्स्ट इज व्हाट, इनफ्लो ऑफ कैश, एंड सेकंड इज व्हाट, आउटफ्लो ऑफ कैश। इन्वेस्टिंग में भी इनफ्लो होगा और इसमें भी क्या होगा, आउटफ्लो होगा। फाइनेंसिंग में भी इनफ्लो ऑफ कैश और इसमें भी क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक, फाइन। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है पहले कि जो किस एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, किस एक्टिविटी को एक्चुअली बिलोंग करते हैं। तो जब भी ट्रांजैक्शन आए तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उसकी एक्टिविटी पकड़ेंगे, फिर उसका इनफ्लो और आउटफ्लो देखेंगे। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने क्या कहा, ये कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लोज क्या क्या होंगे, जैसे गुड्स का सेल करना, तो कैश सेल्स इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो। इन द सेम वे इसके ऑपोजिट कैश परचेसेस आ जाएगा। फाइन। अच्छा, बिसाइड्स क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? ऑफ कोर्स दीज आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट प्रॉब्लम ये है ये कैश के फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करते। कैश सेल और कैश परचेजेस से कैश का कोई फ्लो शो नहीं होता। हाँ, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो पार्ट है, नो डाउट है, बट ये कैश के फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिडर नहीं होते। दूसरी बात, जब ये गुड्स हमने सेल कर दिया, क्रेडिट सेल किया, तब तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन जब बाद में डेटर्स उसका जब पेमेंट करेंगे तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। हियर क्या होगा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ये हो गया। बिसाइड्स आपके ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जस्ट लाइक व्हाट, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस? जस्ट लाइक वेजेस, कैरेज एंड वर्ड, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, ऑल दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आउटफ्लोज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। Besides many indirect expenses, indirect expenses मेजरली जो indirect expenses होते हैं, जैसे what, salaries, audit fees, advertisement, rent paid, ये सारे के सारे discount allowed, all these are the part of which activity, operating activity outflow.
डिप्रिसिएशन एक एक्सेप्शनल केस है, आगे की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो भी एक टाइप का क्या है, अपने आप में नॉन कैश एक्सपेंस है। एनीवे, तो डिप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग है, लेकिन उसका कैश का फ्लो एक्चुअली शो नहीं होता। एनीवे, नाउ कम टू द सेकंड एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने क्या कहा कि भाई ये वो एक्टिविटी है जो फिक्स्ड असेट से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। फिक्स्ड असेट्स में आपके पास कहां से कैश जनरेट होगा, इनफ्लो। अगर आपने जैसे लेट सपोज आपने मशीन बाय की तो परचेज ऑफ मशीन कैश का आउटफ्लो शो करेगा। इसी तरह से सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीन, ये किसको शो करेगा, इनफ्लो ऑफ कैश का शो करेगा। ठीक, और मैंने क्या बताए थे, परचेज ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट, अगर परचेज किया है तो, ठीक है। और इधर होगा सेल ऑफ एनी इंटेंजिबल एसेट, अगर इंटेंजिबल एसेट को सेल की है तो। वैसे यूजुअली इंटेंजिबल एसेट का सेल शो नहीं होता, उसका अमोर्टाइजेशन राइट ऑफ शो होता है। एनीवे, थर्ड इसके अंदर आएगा परचेज ऑफ एनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इधर क्या आ जाएगा, सेल ऑफ एनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, बढ़िया है भी। बिसाइड्स और क्या आएगा इसके अंदर, अब इस फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो, आप देखो भाई आपने मार्केट में कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पे शेयर्स बाय किए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उससे आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये इसके अंदर आ जाएगा। बिसाइड्स आप इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हो, किसी बिल्डिंग में भी कर सकते हो। आपने कोई एक बिल्डिंग बाय कर ली, अब वो बिल्डिंग को आपने रेंट पे दे दिया, तो उससे जो भी रेंट रिसीव हो रहा है, तो दैट इज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट। आपने जो किराए पर दे रखी है वहां से जो पैसा मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइन, तो ये इन्वेस्ट, बस आप फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखिए, राइट ऑफ नहीं आएगा बस इसमें। ठीक, फाइन। नाउ कम टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैपिटल स्ट्रक्चर या लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड होती है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन, बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब इसमें इनफ्लो में क्या आएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बिसाइड्स इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बिसाइड्स इशू ऑफ डिबेंचर्स। फाइन, इधर अगर हम बात करें तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर आता है इसके अंदर सेकंड आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा, रिडम्पशन मींस पैसा वापस करना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इसके अंदर आ जाएगा, ये आया इसमें। बिसाइड्स लॉन्ग टर्म लोन इशू तो नहीं होता, तो हम इसको बोलते हैं लोन बोरोड, बोरोइंग्स जो होगा लॉन्ग टर्म लोन का वो इधर आ जाएगा, और इधर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, आपने मनी क्या किया, मार्केट में वापस कर दिया। बिसाइड्स देखिए ओवरड्राफ्ट जो होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक एक्सेप्शनल केस है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज वेल एज कैश क्रेडिट्स, ये शॉर्ट टर्म होता है, और यूजुअली अगर हम इन जनरल देखें तो दीज टू आर द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी वैसे किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, बट नहीं, ओवरड्राफ्ट जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट में डालना है। तो यहां पर आ जाएगा इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो आपके पास पैसा आया आपके अकाउंट में, और इधर आ जाएगा आपका डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, आपके पास से पैसा गया तो इधर चला जाएगा। इसी तरह से कैश क्रेडिट्स हो रहा आएगा। अच्छा, इसके अलावा जो मेजर आइटम्स हैं, क्या आपने शेयर्स इशू किए, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, तो उसका रिटर्न क्या देती है कंपनी, डिविडेंड पे करती है, तो डिविडेंड पे करेगी। अब वो डिविडेंड कोई सा भी हो सकता है, जनरल हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड हो सकता है, प्रपोज्ड डिविडेंड हो सकता है उसमें। बिसाइड्स डिबेंचर इशू किए तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो ये हमारी आइटम्स हैं, कौन कौन सी किस किस एक्टिविटी में किस तरह से कैश के फ्लो को रिप्रेजेंट करेगी, ये हमने तीनों उसमें डिस्कशन किया। तो ये हमारा